ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था, और जहाँ पे m क्या था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, e क्या था, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या था, वो था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो होता है ना रेजिस्टिविटी, ये हर एक के लिए कैसा होता है, सेम होता है। कोई भी मटेरियल ले लो, ठीक है, बड़ा छोटा, सबकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, सेम होती है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया ऊपर चला गया तो मीटर स्क्वायर, लेंथ नीचे आ गया तो मीटर, क्या बचेगा, ओम मीटर, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो डेफिनेशन बनाने का तो तरीका हम क्या यूज करते हैं, हमेशा हम लोग यूनिट के लिए, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 है और एरिया भी 1 है, तो अगर लेंथ 1 है, एरिया भी 1 है, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस offered by a conductor of unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन। हालांकि ये डेफिनेशन हमारे एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती है, क्लास 10th का में आता है, ठीक है। ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी। एक तरीका और कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को, जरा देखो, मान लो कि कोई क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ पे इस क्यूब का साइड जो है ना वो 1 है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब 1 है। यहाँ से करंट पास हो गई और यहाँ से करंट निकलती है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, जहाँ से करंट आएगी, जहाँ से निकलेगी। दूसरी बात, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, तो एरिया क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया, और लेंथ क्या हो गई, 1 मीटर हो गई। तो ये जो रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा, बिकॉज एरिया क्या आ रहा है इसके लिए 1 और लेंथ क्या आ रहा है 1। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिव, द रेजिस्टेंस between two opposite faces of a cube of unit dimension is defined as resistivity। ठीक है, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये तो ये सब छोटी छोटी बातें होगी रेजिस्टिविटी के ऊपर, इसको नोट कर जाना। इसके यूनिट पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके जैसे बातें आ सकती है सामने। उसके बाद आगे कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि कंडक्टेंस, ये पता होना चाहिए। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1/ओम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सिंबल हो जाता है ऐसा, माहो। ठीक है, कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, तो रेजिस्टेंस का। तो कभी कभी अगर एग्जाम में हमें कंडक्टेंस दे दे तो हम उसे रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। फिर एक टर्म होता है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका उल्टा हो जाता है,
तो ये कंडक्टिविटी उल्टा हो जाता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो 1 बाय कंडक्टिविटी, 1 बाय कंडक्टिविटी, ये उल्टा हो जाता है किसका, रेजिस्टिविटी का। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 बाय ओम मीटर। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा माहो पर मीटर। ठीक है, और 1 बाय ओम का उल्टा क्या रहता है, माहो। ठीक है, तो ये हमारे स्टडी हो गई किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। अब रेजिस्टिविटी से क्या बनता है, रेजिस्टिविटी से बनता है रेजिस्टेंस। तो अब समझना ध्यान से कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसको इरेज कर देता हूँ मैं। रेजिस्टिविटी के बाद ना हम थोड़ा पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस के बारे में सबको काफी कुछ पता होगा, बिकॉज क्लास 10th में पढ़ के रखा है रेजिस्टेंस होता है। उसका रेजिस्टेंस का कारण क्या था, तो आई थिंक सबको पता होगा कि मान लो कभी कंडक्टर अगर होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होता है, टकराते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ और एटम के साथ। एटम और पॉजिटिव आयन जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत भारी भारी होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जाके इसे टकराएगा ना, तो इसका ये आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन जैसे टकराएगा ये रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर लेकिन पीछे से क्या होता है, इसको धक्का मिल रहा होता है बैटरी की वजह से, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। रुका, फिर इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर किसी ना किसी से टकराएगा, फिर रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ा, फिर किसी से टकराया, फिर रुक गया। तो ऐसे क्या होता है, लगातार पॉजिटिव आयंस और एटम जो होते हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते रहते हैं, इस पर रुकावट क्रिएट करते हैं। तो वो जो रुकावट जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर हमसे बोला जाएगा V अपॉन आई इक्वल टू आर, क्या ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, तो नो, ये रेजिस्टेंस को नापने का तरीका है। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम नापते इस तरीके से। ठीक है, या हम रेजिस्टेंस को नापते इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, क्लास 10 पे पढ़ कर रखा था, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of electrons by positive ions or atom. This is the definition of the resistance. V upon I क्या होता है, ये it is a method to calculate the resistance. ठीक है, अब ये बात तो हमको समझ में आ गई कि भाई रेजिस्टेंस क्या किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई होता है। तो रेजिस्टेंस लेंथ से बढ़ता है, रेजिस्टेंस एरिया बढ़ाने से घट जाता है, रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ठीक है, उसको बढ़ाने से बढ़ जाता है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी के हमने पढ़ के कर रखा था, रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ठीक है, जिससे जिससे एन की बात हम डिटरमाइन करते थे, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती थी किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, है ना, कि क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता था, तो रेजिस्टिविटी का अगर हमने देखा फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, m बाय एन ई स्क्वायर टाउ था। तो अगर n बढ़ा देंगे हम लोग नंबर ऑफ फ्री चार्ज, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी हो जाती थी, कम हो जाती थी। मतलब ये नंबर ज्यादा किसके लिए होता था, कंडक्टर्स के लिए, अच्छे कंडक्टर्स के लिए। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती थी नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कॉपर के लिए ज्यादा होती थी, कॉपर की एन ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है। और दूसरा डिपेंड करता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता था,
डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फास्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के बाद जल्दी पहुंचेगा। तो टाउ कैसा हो जाएगा, उसके लिए टाउ हो जाएगा लेस। टाउ अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, उससे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने सीखा था, रेजिस्टिविटी दो चीज पर डिपेंड करती थी, मटेरियल पे और क्या कहते हैं इसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस भी इन दो चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर नेचर ऑफ द मटेरियल पे, इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट विल डिपेंड ऑन द लेंथ एंड इट विल डिपेंड ऑन द एरिया। चलो ये जो बातें, जो चार बातें नहीं तुमने क्लास 10 में पढ़ के रखी हुई है, एक थोड़ा सा नया कुछ सीखो इसमें। क्या केवल यही चार बात पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस पता हमने करंट को कैसे पास करवाया, रेजिस्टेंस उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे देखो, मान लो कि ये कंडक्टर है हमारे पास, ये ऐसा, तो इस कंडक्टर में यहाँ पे जो हम ऐसा बोला गया कि इसका जो साइड जो हमको दिया गया ना, वो ये दिया गया ए, ये दिया गया हमको बी, ये ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अब तुम सोचो कि ये लेंथ अगर ए है, ये बी है, ये सी है, करंट हमने कैसे फ्लो करवा दी, ऐसे करंट ऐसे एंटर करेगी, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। सवाल ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा। तो मैंने बोला आर इक्वल्स टू रो, और इज लेंथ हियर, लेंथ यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये लेंथ देखो, करंट लेंथ जब बात आती है ना, तो कुछ चीजों को ध्यान से समझना कि जब मैं बोल रहा हूँ आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, व्हाट लेंथ इज दिस, तो ये लेंथ वो होती है जो करंट के अलोंग होती है। यहाँ पर देखो, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो करंट के अलोंग वाली लेंथ क्या ए है, या फिर मैं लेंथ को क्या लूंगा, ए लूंगा। और एरिया कौन सा लेते हैं, तो एरिया वो वाला एरिया लेते हैं जिसका प्लेन करंट के परपेंडिकुलर हो। तो करंट अगर ऐसे फ्लो करी तो एरिया किसका लेंगे हम लोग, इसका एरिया लेंगे, बाय बी सी। ये समझ, इसको समझना ध्यान से। ये ऐसे करके तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क वाले या 2 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। उसके बाद सुना ध्यान से, अब अगर तुमने खाली बस 10th की नॉलेज यूज की ना कि वो लेंथ पर डिपेंड करता है, और तुमको ये नहीं पता कि वो लेंथ कौन सी लेंथ होती है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है, तो अब बात करते, देखो दूसरा, सोचो अब अगर करंट अगर ऐसे फ्लो करती, नीचे से ऐसे जाती करंट, यहाँ से निकल जाती, तो अब यहाँ पर करंट ये ऐसे जा रही है, अब यहाँ पे लेंथ किसको लेंगे, देखो ये इस लेंथ को लेंगे, सी वाले लेंथ। तो अब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो, रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली है क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं कर रहा, इनटू अब लेंथ क्या लेंगे हम लोग, लेंथ को लेंगे सी, बाय, अब एरिया क्या लेंगे, अब एरिया इसको ले लेंगे ना, एरिया, ये एरिया क्या, ए इंटू बी है। अगर सोचो करंट अगर ऐसे जा रही होती, ये मैंने क्रॉस दिखा, इनवर्ट, अंदर ऐसे भाग रही होती करंट, अगर अंदर ऐसी जा रही होती करंट, मतलब कि तुम समझो ये वाला ऐसे गया, ये नीचे से ऊपर गया, अब ये क्यूब है ना, करंट जो है ना स्क्रीन के अंदर घुस रही है, करंट अगर स्क्रीन के अगर अंदर घुस रही है तो लेंथ को हम क्या लेंगे, बी लेंगे, और ये एरिया सामने वाला क्या हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा ना, तो आर क्या हो जाएगा, रो, लेंथ क्या लेंगे हम लोग, बी, और एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, तो तीनों वाले केस में हमने जैसे करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर जाएगा। और ये ऐसे सवाल तुम्हारे कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने की पूरी चांसेस है, तो ये वाला तुम इसको नोट कर जाओ। ठीक है, और इससे हमने एक चीज और सीखी कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, जरा उसको लिख लो एक बार।
जो हमने पढ़ा ना रेजिस्टेंस के बारे में, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, वो सब मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में एक बार फटाफट। तो यहाँ पे लिखोगे रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 4 फैक्टर्स। पहला मटेरियल, दूसरा डायमेंशन, ऑफ रेजिस्टर, डायमेंशन मतलब एरिया और लेंथ, तीसरा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती थी? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती थी दो चीज़ों पे, पहला मटेरियल, दूसरा ठीक है, इतना फटाफट। अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इस पे हम लोग ये वाला जो कंसेप्ट है ना, फोर्थ वाला, ठीक है, इस पे हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एंट्रेंस वाले टॉपिक में। ये तो यहाँ बोर्ड में तो खाली एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इस पे लगभग पता 5 से 6 अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे एंट्रेंस वाले टॉपिक, ठीक है। ये वाला टॉपिक मैं वहां पे फिर से उठाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इस पे खाली इस चौथे नंबर पॉइंट पे बनेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं बोर्ड के और टॉपिक्स पे, जैसे कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ तो हमने सीख लिया, अभी क्या होता है अच्छे से हम लोग आगे। अब क्या आएगा एग्जाम में लिखने के लिए, ऐसा 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, राइट डाउन ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बैठा बैठाया ऐसा क्वेश्चन आता है, लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका हो सकता है जिसका आंसर सेम आएगा। तो वो जो क्वेश्चन है ना, पहले हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन बोल दूंगा मैं, उसका भी आंसर सेम ही आएगा। देखो क्या था, हमने सीखा था अभी आर इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर, हमने सीखा था वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये हमारा ओम्स लॉ था। लेकिन यहाँ पर ना वोल्टेज वेक्टर है ना करंट वेक्टर है, तो हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर वाले फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वोल्टेज को दोनों तरफ हमने क्या किया, यहाँ पे देखो किससे डिवाइड करना, किससे मल्टीप्लाई करना, कैसे पहचानेंगे। तो वोल्टेज बाय लेंथ हमें देता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेजिस्टेंस और हमें करंट बाय एरिया हमें देता था जे वे, दैट इज करंट डेंसिटी। याद रखना, अगर हमने वोल्टेज के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं, और करंट के बदले अगर हम करंट डेंसिटी को लेकर के आ जाते हैं, तो हमारा ये जो ओम्स लॉ जो है ना, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसको कैसे, यहाँ पे हमको आई ई लाना है, एल से डिवाइड करेंगे आई। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने एल से डिवाइड किया है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे यहाँ भी एल से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तब ना वो कैंसिल कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैंने यहाँ पे हमको ए लाना है, तो मुझे आई को ए से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने डिवाइड किया है, तो मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ए कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ,
कि वोल्टेज अपॉन लेंथ हमें क्या देता है, ये हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया हमें क्या देगा, जे वेक्टर देगा, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ क्या था, आर इक्वल्स टू डू एल बाय था ना। अब देखो तो आर इंटू ए बाय एल क्या हमें देगा, ये हमें रो देगा ना, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं रो, और व्हाट इज दिस इज द रेजिस्टिविटी ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। बैठा बैठाया 2 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। उसको जिस तरह से लिखा है उसको उस तरह से नोट कर जाना और कॉपी में लिख देना। अब इसी सवाल को जो है ना कभी कभी ऐसा पूछ ले, ये सवाल नहीं दे करके ना, इस सवाल को कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हो लोग, राइट ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। क्या पूछेगा, राइट ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात होती है ना तो भी हमारा आंसर यही आएगा, क्योंकि देखो माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, मैक्रो मतलब बिग होता है। अब देखो वोल्टेज बड़ा, वोल्टेज क्या हो गया, मैक्रो हो गया, वोल्टेज को हमने किसी चीज से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, छोटा बन गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। करंट क्या होता है, करंट बड़ा होता है, ठीक है। करंट को हमने किससे डिवाइड कर दिया, एरिया के साथ, तो क्या बन गया, ये छोटा बन गया, छोटा बन के क्या बन गया, ये करंट डेंसिटी बन जाता है ना। करंट करंट किसके लिए होता है, करंट होता है पूरे कंडक्टर के लिए होता है, बड़े कंडक्टर। करंट डेंसिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। यहाँ बताओ करंट डेंसिटी क्या होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने छोटा सा करंट को एरिया से डिवाइड कर दिया, छोटे से पार्ट के लिए हमको क्या मिल जाता है, करंट डेंसिटी मिल जाता है। तो करंट डेंसिटी क्या हो गया, वो माइक्रोस्कोपिक हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, मैक्रो हो गया, बड़ा। रेजिस्टिविटी क्या होता है, छोटे से पार्ट का, मतलब एक यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, एक यूनिट के लिए डिफाइन किया। तो रेजिस्टेंस का छोटा वाला फॉर्म क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा मैक्रो फॉर्म, ये वाला जो है ना, ये आंसर जो हमारा ये मैक्रो वाले फॉर्म में था, ठीक है। ये आंसर किस फॉर्म में था, मैक्रो वाले में। लेकिन यहाँ पर देखो इसका छोटा क्या हो गया, वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट का छोटा क्या हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, रेजिस्टेंस का छोटा क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में अगर आ जाता है राइट डाउन ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, तो बिल्कुल से एग्जैक्टली तुमको यही चीज करके आ जानी है एग्जाम में, कुछ अलग नहीं करना। मैक्रो और माइक्रो में तुमको फर्क समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर दो। तो सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन ऐसा है या क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, आंसर लिखने में हमारा कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ओम्स लॉ हमारा हो गया। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो है ना एक टॉपिक है इसके बाद, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, एनर्जी एंड पावर। तो हम लोग ना इसको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। देखो सोर्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। हालांकि हमको एसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है अभी, और ये डीसी होता है। जो एसी का जो सिंबल होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, और डीसी का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, डायरेक्ट करंट सोर्स। यहाँ पे ये जो डीसी जो हमें करंट जो सप्लाई करता है ना, वो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट कहते हैं, और एसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी का करंट का शेप कैसा होता है, ये देखो ऐसी शेप होती है इसकी, ये कांस्टेंट रहता है समय के साथ, ठीक है, बदलता नहीं है।
ये ऐसा भी हो सकता है। देखो, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, ये करंट ऊपर है, ये टाइम यहाँ पे। क्लियर? देखो ये करंट कैसी है, वैल्यू सेम रह रही है, क्लियर, और करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या है, एक ही है। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, इसके नीचे नहीं जा रहा है, ये प्लस पार्ट हो, ये ओरिजिन हो गया, ऊपर का प्लस है, नीचे का माइनस है। अभी भी करंट कैसी रह रही है, पॉजिटिव। ये दोनों ही करंट जो है ना किसमें जाते हैं, डीसी में। लेकिन अगर हम एसी की बात करें ना, तो एसी में जो करंट फ्लो करता है वो कुछ ऐसा करता है। यहाँ पे ये करंट हो जाती है हमारी, ये टाइम हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये प्लस है, ये माइनस होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जो करंट होती है ना उसकी वैल्यू भी चेंज करती है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, इन एसी वैल्यू चेंजेस, करंट की जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू चेंजेस कंटिन्यूसली, ठीक है। वैल्यू किसकी, करंट, वैल्यू ऑफ करंट। और दूसरा, डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, ठीक है। इन डायरेक्ट करंट इन डीसी द डायरेक्शन डज नॉट चेंज। उसके बाद हमारे घरों में जो सप्लाई होती है ना करंट, वो कौन सी होती है, एसी होती है। किस वोल्टेज पे होती है, 220 वोल्ट पे। अब देखो, ये जो क्या कहते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं ना, ठीक है, वो सब के सब इंडिया में जो पहले बनते थे 220 वोल्ट पे बनते थे, अमेरिका में जो बनते थे वो 110 वोल्ट पे बनते थे। अब देखो एक चीज यहाँ तुम्हारे दिमाग में पहले कंफ्यूजन होगा कि भाई जब मैंने बोला है कि एसी की वैल्यू चेंज करती है कंटिन्यूसली, ठीक है, करंट तो वोल्टेज भी चेंज करेगा ना। तो याद रखना, हमारे घर में जो एसी आता है ना, वो वेरिएबल वोल्टेज का होता है। लेकिन अगर हम उसकी एक इफेक्टिव वैल्यू माने ना, जो हम जिससे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो 220 वोल्ट है। याद रखना है कि हमारे घर में अगर ये बोला जाए 220 वोल्टेज आती है, दिस इज रॉन्ग। वो जो वोल्टेज हमारे घर में आती है, उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू जो हम यूज करते हैं मेजरमेंट के समय के लिए, वो कितनी है, 220 वोल्ट, ठीक है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं ना, ठीक है, वो किस वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं, 220 वोल्ट पे। पहले क्या होता था, अमेरिका में यूज होते हैं 110 वोल्ट, ठीक है। वहां से पहले जो इंस्ट्रूमेंट आते थे इंडिया में, तो वो गर्म हो जाते थे, क्योंकि वहां पे से आया 110 वोल्ट का, यहाँ पे यूज हो रहा है 220 वोल्ट। तो अभी क्या हो रहा है, जितने भी अप्लायंसेस बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, वो सब यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सब 110 से लेकर के 220 वोल्टेज पे काम करने वाले बनते हैं। कि तुम उसको अमेरिका से इंडिया लेकर के आ जाओ, या इंडिया वाला इंस्ट्रूमेंट तुम लेके अमेरिका से ले जाओ, सब जगह वहाँ पे वो इफेक्टिवली काम करेगा, ठीक है। तो एसी जो है ना, हमारे इतना हमको सिलेबस पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी। लेकिन एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ, मैंने एसी क्यों शुरू किया, क्योंकि हमारे घरों पे एसी आती है। तो हम एसी के बदले जो अपने घर में जो डीसी सर्किट पढ़ेंगे ना, वो हम ऐसा पढ़ेंगे, 220 वोल्ट। ये कैसे 220 वोल्ट आया है, ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू क्यों 220 लेते हैं, जबकि वो 0 वोल्ट से लेकर के लगभग 311 वोल्ट तक की आता है, इफेक्टिव को 220 ही क्यों लेते हैं, वो हमको जाकर के एसी चैप्टर में पढ़ना है। बट अभी के लिए फिलहाल हमको ये याद रखना है कि हम जो जिस डीसी को यूज करेंगे घर के सप्लाई के लिए, घर के लिए, वो कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है। ये तुमको दिमाग में बैठा लेना है, दैट द वोल्टेज विच वी यूज एट आवर होम इज 220 वोल्ट ओनली। क्लियर? इसको इरेज करो मैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात, अब यहाँ पे हमको देखना होगा ना कि जो हम घर में जो सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, वो सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम होता है कनेक्शन का कैसा होता है, पैरेलल का होता है, ये सबको पता है, ठीक है। छोटा सा इस पे पता है तुम्हें कि क्यों था पैरेलल वाला सिस्टम। मान लो अगर एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया पैरेलल में अगर, ठीक है, यहाँ पे हमारा डीसी सोर्स है। अब अगर मान लो इसके दो तीन कारण थे कि अगर मान लो एक बल्ब अगर फ्यूज भी कर जाता है यहाँ से, ठीक है,
मान लो यहाँ से एक बल्ब क्या था हमारा फ्यूज कर गया, यहाँ से फ्यूज कर गया, तो भी क्या होगा, ये पाथ तो है करंट ले जाने का, तो ये काम करना बंद कर देगा, तो ये तो काम कर ही सकता है। एक कारण ये था कि अगर एक यूज करता तो दूसरा भले काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम क्यों यूज करते थे, बिकॉज जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं वो सब सेम वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर मान लो हमने अगर यहाँ पे ऐसा किया होता, अगर हमने यहाँ पे ऐसा ले लिया होता, ठीक है, इस तरह से, तो क्या होता, यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होता, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होता, दोनों में वोल्टेज अलग अलग आता। वोल्टेज अगर अलग अलग आता, क्योंकि वोल्टेज कैसे निकलता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, दोनों में करंट तो सेम फ्लो करेगी, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अगर अलग अलग होगा तो वोल्टेज अलग अलग होगा। तो इस अलग अलग दोनों बल्ब की ब्राइटनेस अलग अलग हो, तो वो सेम वोल्टेज पे काम नहीं करवा सकते हम लोग। सेम वोल्टेज पे काम करवाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पैरेलल कनेक्शन चाहिए होता है, तो ये एक कारण हो गया। ठीक है, तो दूसरा और तीसरी बात क्या थी कि सब सीरीज यूज करते हैं ना, तो क्या होता है, उससे हमने तीसरा बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया अगर, तो तीसरा बल्ब कनेक्ट करने से क्या होता था, रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, V/R हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगी। तो दो बल्ब अगर मान लो ठीक ग्लो कर भी रहे थे कोई कारण से, हमने ग्लो करवा भी दिया सेम रेजिस्टेंस लेके, तीसरा बल्ब कनेक्ट करो, सब डिम ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा कनेक्शन हमेशा किस में होता है, पैरेलल में होता है। ये चीज जरा सा नोट कर लो। ठीक है, आई थिंक कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्लास 10th की बात है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बताया था। ठीक है, ऑल कनेक्शंस आर मेड इन पैरेलल। ठीक है, क्यों, रीजन, वर्किंग ऑफ वन अप्लायंस इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर। पहला जो बल्ब वाला एग्जांपल दिया। दूसरा, ऑल अप्लायंस वर्क एट रिक्वायर्ड वोल्टेज। ठीक है, ठीक है। तीसरा, इवन इफ न्यू अप्लायंस इज कनेक्टेड, resistance does not increase, which resistance does not increase। ठीक है, full stop। there is no effect on current। ये तीन कारण होते हैं ना, इसके लिए हम जिसको फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने ये समझ में आ गया कि किस तरह से कनेक्शन होता है। ठीक है, हमारे घरों में। अब बात करते हैं हमारे घरों में, जब हमारा सुनो, मेन चीज ये कि जब हमारे घर में बिजली सप्लाई होती है, ठीक है, तो भाई हमने बिजली यूज की, अब हमारे घर में बिजली बिल भी आता है। हमने तो लाइट के बारे में बहुत चीजें पढ़ के रखी है, वोल्टेज पढ़ के रखा है, करंट पढ़ के रखा है, पावर पढ़ के रखा है, एनर्जी पढ़ के रखी है। तो हम ये जो बिजली बिल जो पे करते हैं, किसके लिए पे करते हैं, आई थिंक ये सबको पता होगा कि जो बिजली बिल जो हम पे करते हैं ना, दैट इज पेड फॉर एनर्जी। ठीक है, बिजली बिल हम किसके लिए पे करते हैं, एनर्जी के लिए पे करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आता है एग्जाम में। ठीक है, फॉर व्हाट डू वी पे बिल, वी पे बिल फॉर द एनर्जी। और यही तो हमारा टॉपिक है। यही पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया, डिस्कशन किया कि कैसे आती है लाइट। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये तो हम जो कॉस्ट जिस पे करते हैं ना, वो होता है किस पे हम पे करते हैं, वो हम पे करने का तरीका होता है हमारा यूनिट इनटू रेट। एक यूनिट मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर, समझना इसका मतलब, इनटू रेट। ये क्या टॉपिक क्या है, देखो मान लो कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हमारे घर में अप्लायंसेज है। ठीक है, वो सब अप्लायंसेज जो है ना, उनकी अपनी पावर रेटिंग है।
ठीक है। तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा के देख लो, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास अगर एक CFL, ये क्या कहते हैं, LED लाइट है, ठीक है। LED लाइट का वहाँ पे लिखा रहता है 18 वाट। AC है, तो अगर हमारे पास 1.5 टन का AC है तो उस पर लिखा होगा लगभग 1500 वाट, ठीक है। इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, 1532 या ऐसा कुछ होता है, 1500 पकड़ लो। ये हमारा 1500 वाट का AC, ठीक है। अब 1500 वाट का LED 18 वाट का है, AC 1500 वाट का है। हमारे घर में क्या फैन है, ठीक है। फैन हमारे घर में होगा लगभग 100 वाट का होगा, ठीक है। तो ये सब हमारे घर में। अभी क्लास खत्म हो गई, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 10 मिनट के बाद मैं तुमको भेजूंगा, ठीक है, ताकि ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो सके। तो ये हमारे घर पे क्या होता है, ये सब के सब हमारे घर में इस तरह से अप्लायंसेज होते हैं। अब मान लो कि मेरे घर में एक AC है, ठीक है, जो 1500 वाट का है। मैंने इस AC को देखा कि ये इतने वाट का है। इतने वाट का है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा AC अगर मैं चलाता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो ये 1500 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। ये इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये खाएगा, ठीक है, तब जाके ये मैं 1 सेकंड में, तब जाके मेरे रूम को ठंडा करेगा। 1 सेकंड में इतनी एनर्जी खाएगा। और हम हमेशा सब कुछ यूनिट के लिए बना के रखते हैं ना, 1 सेकंड के लिए, 1 kg के लिए, ऐसा। तो ये हमारे 1500 वाट का मतलब हो गया, मतलब 1 सेकंड में ये कितना, ये 1500 वाट का मतलब क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं डिश इज ऑफ 1.5 किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट पे कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। तो ये अब मान लो हमने क्या किया, हमारे पास एक AC है, ठीक है, और हमने उस AC को अपने घर पे लगा के रखा है, और हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया। उस AC को हमने 1 घंटे के लिए यूज किया, 1 आवर के लिए यूज किया, और हमसे पूछा गया कि वो कितना एनर्जी यूज करेगा। तो हमने बोल दिया कि अच्छा, वो एक 1.5 किलो वाट का है अगर, ठीक है, मतलब उसको अगर मैंने 1 घंटे के लिए अगर यूज किया है, तो वो कितनी एनर्जी यूज करेगा, मतलब ये पावर है उसका। देखो, 1 सेकंड में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो क्या कहलाती है, उसकी पावर कहलाती है। ये क्या है, इसकी पावर रेटिंग है। ये सब क्या होती है, इसकी पावर रेटिंग होती है। हमने अगर उसको 1 घंटे के लिए यूज किया, तो उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, 1.5 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी उसने कंज्यूम की। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट अगर है 1 किलोवाट का, ठीक है, मतलब अगर मैंने उसकी पावर रेटिंग कितनी है, 1000 वाट है, मतलब अगर मैंने उसको 1 घंटे के लिए यूज किया, तो मैंने उसने कितनी एनर्जी खाई, 1 किलोवाट आवर। पावर इनटू टाइम, दिस इज ओनली एनर्जी। अब ये